हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग अपनी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद हम लोग गॉस लॉ देखेंगे और उसकी 3 एप्लीकेशन देख के इस वीडियो को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, और मेरे पास ये कुछ स्टिक्स हैं, इंसेंस स्टिक्स हैं। समझिएगा कि अगर मैं इन इंसेंस स्टिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस अगर मैं इन दोनों को आपस में परपेंडिकुलर कर दूं, ऐसा करके देखिए, तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इनके अंदर से बहुत इजीली पास हो जाएंगी। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसका एंगल इनके अंदर से चेंज होता चला जाऊंगा तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास होंगी, बट कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इसके अंदर से पैरेलली होकर गुजर जाएंगी या फिर पास नहीं होंगी। तो इसी को अगर मैं मेजर करूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भैया अभी भी समझ में नहीं आया तो मैंने कहा देखो डायग्राम देखो। जैसे मेरे पास एक डायग्राम है, ये देखिए कि मेरे पास एक डायग्राम है। मैंने क्या करा, एक एरिया लिया, एक शीट ली, उसके अंदर से मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कराया, पास ऑन कराया, ठीक है। और अब मैंने ये मेजर करने का ट्राई किया कि इस वाली शीट में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है। तो उसी मेजरमेंट को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलूंगा। अब चूंकि यहां पे देखो इस शीट के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल जो बना हुआ है वो क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं इस एंगल को थोड़ा सा चेंज करता चला जाऊंगा, थोड़ा सा बढ़ाता चला जाऊंगा, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो यानी मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे इनके बीच का एंगल थोड़ा सा चेंज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया वो क्या होगी, कम हो जाएंगी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है। और देखो और समझते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं फाई से, और इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस का इंटीग्रल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डॉट डी एस, यहां पे एस क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया, और ये डॉट को मैं हटाता हूं तो मुझको पता है फॉर्मूला बन जाता है ई डी एस कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर। देखो समझना, लगाओ, देखो समझो कि जैसे मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इनिशियली यहां पर एक शीट थी, इनिशियली यहां पर एक शीट थी जो क्या थी, परपेंडिकुलर थी मेरे पास किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो उसके अंदर से ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही थी, पास हो रही थी, ठीक है। ओके सर, यानी एंगल कितना बन रहा है मेरे पास, 90 डिग्री। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बना, थीटा बना कितना, 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस केस में जो फ्लक्स हो गया वो सिर्फ कितना हो गया मेरे पास, ईडीएस हो गया। लेकिन जरूरी थोड़ी है ऐसा हो, कहीं का भी ऐसे भी तो हो सकता है कि मैंने क्या कर दिया, शीट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब इसके अंदर से क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले पास हो रही थी वो सारी पास होंगी, ये देखिएगा जरा, नहीं। अब इसके अंदर इसके कंपैरेटिवली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो पास हो रही थी वो कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि देखो इसका जो एरिया वेक्टर है कुछ ऐसा रहेगा, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनके बीच का एंगल क्या बन गया, थीटा बन गया। तो थीटा की वैल्यू पहले के मुकाबले थोड़ी सी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो जैसे जैसे मेरे पास हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और शीट के बीच का एंगल थोड़ा सा टिल्ट करते चले जाएंगे, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर कम होता चला जाएगा और फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका, ई ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ओके सर, फिर क्या लिखा है, वेयर फाई क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज माय एरिया वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एरिया वेक्टर जैसे मेरे पास एक क्या है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। इस क्लोज सरफेस से अगर मैं एक परपेंडिकुलरली लाइन खींचूं जो बाहर की तरफ जा रही है, तो उस परपेंडिकुलर लाइन को मैं क्या बोलूंगा, एरिया वेक्टर बोलूंगा। भैया अभी भी समझ में नहीं आया, मैंने ये बोला कि अगर मैं क्या करूं, एक क्या ले लूं, क्लोज सरफेस ले लो। क्लोज सरफेस यहाँ पे मैंने समझाने के लिए क्या ले रखा है, क्यूबॉइड ले रखा है। और देखो कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया।
अब सिलेंडर इज अ क्लोज सरफेस, अब इसका ये सरफेस का एरिया वेक्टर कहां जाएगा, इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसका ये सरफेस का कहां जाएगा, इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसके नीचे वाले सरफेस का कहां जाएगा, इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाने वाला है। लेकिन अगर मेरे पास ये सिलेंडर हॉलो हो जाए तो ऊपर का सरफेस तो खत्म, नीचे का सरफेस खत्म, तो एरिया वेक्टर सिर्फ कहां एक्ट करेगा, इसके कर्व सरफेस पे एक्ट करेगा। एक और एग्जांपल लेके देखो, मेरे पास ये क्या है, कुछ क्यूब्स है। तो अगर मेरे पास इसकी 6 साइड्स होंगी तो ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कहां जाएगा, बाहर की तरफ। नीचे वाली का इसका इस तरफ, इधर का इस तरफ, नीचे वाले का इस तरफ, उसके पीछे वाले सरफेस का इस तरफ, है ना। तो जितनी भी मेरे पास सरफेसेस होंगी उन सरफेसेस से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ ही हमेशा क्या अप्लाई होने वाला है, एरिया वेक्टर होने वाला है। अब उस एरिया वेक्टर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो चेंज जो होगा एंगल वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जाने की वजह से। ठीक है, हाँ ठीक। अब कुछ और बातों को हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी तो फ्लक्स भी क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होने लगी तो फ्लक्स भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, अगर इफ फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर तो इस केस को क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम फ्लक्स। अभी मैंने बताया था फ्लक्स उस केस में क्या हो जाता है, ई डी ए। ओके, अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो थीटा कितना हो गया मेरे पास, 0 डिग्री। अब थीटा मेरे पास 0 डिग्री हो गया है तो उस केस में cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, जल्दी बोलो। पैरेलल, सॉरी क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। और cos 180 की वैल्यू क्या हो जाती है मेरे पास, जल्दी बता दो। क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। तो उस केस में मेरे पास फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाने वाला है। और इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में क्या लगा हुआ है, सरफेस एरिया, तो हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पर कूलम की क्या बन जाती है मेरे पास, यूनिट बन जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारे पास गॉस लॉ। अब गॉस लॉ साहब ने ये कहा कि अगर मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, अगर मेरे पास जो सरफेस है कैसी, क्लोज सरफेस है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू, तो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो क्यू मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होने वाला है। यही स्टेटमेंट है, पढ़िए क्या लिखा है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे ये क्या हो गया मेरे पास, फ्लक्स हो गया, ये क्या हो गया, इसका नेट चार्ज हो गया, और मेरे पास ये क्या हो गई, परमिटिविटी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, परमिटिविटी हो गई। तो गॉस लॉ का इस्तेमाल कहां होगा भैया, गॉस लॉ का इस्तेमाल होगा हम लोगों को ये पता करने में कि अगर मेरे पास कोई लीनियर चार्ज है तो उस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर मेरे पास कोई स्फेयर है, कोई सिलेंडर है, कोई क्यूब है, तो उनके अराउंड जितनी भी मेरे पास क्लोज सरफेस है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकाली जाती है। लेकिन उसके पहले हमको एक चीज और पता करनी है जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस कैसी है कि इट इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। एग्जांपल दो भैया, मैंने क्या करा, एक चार्ज ले लिया क्यू, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड्स होंगी। ठीक है, अब मैं अगर इस चार्ज के अराउंड एक सिमेट्रिकल क्लोज फिगर बना पाऊं, सिमेट्रिकल क्लोज फिगर, जैसे मैंने क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। अब सर्किल है तो सारे रेडियस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो ये वाले पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी, ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे इस चार्ज से। तो इन सारे पॉइंट्स पर क्या हो पाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या पाई जाएगी, इक्वल पाई जाएगी। तो इस सरफेस को मैं बोलूंगा गॉसियन सरफेस। क्या मैं सिर्फ एक यही फिगर बना सकता हूं, इसके अलावा कोई और फिगर बनना पॉसिबल है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक स्क्वायर बना सकता हूं। अब देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में फिर से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, है ना। और मैं ये क्यों नहीं ले रहा, ये भी तो बताओ। अगर ये है तो मैं इस पॉइंट को क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि यहां पर जो एरिया वेक्टर है वो क्या नहीं होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड नहीं होगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं सिर्फ वही पॉइंट को कंसीडर करूंगा जहां जहां पर एरिया वेक्टर क्या पाया जाएगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड पाया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस पॉइंट का भी एरिया वेक्टर ये होगा, इस पॉइंट का भी एरिया वेक्टर ये होने वाला है, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा मेरे पास, एक
गॉसियन सरफेस बन जाएगा, क्योंकि इसके सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या पाई जाएगी, इक्वल पाई जाएगी। यानी कि जो गॉसियन सरफेस होती है वो काम करेंगी एक क्लोज सरफेस में, और सरफेस इस तरीके से होनी चाहिए कि वो चार्ज के अराउंड एक सिमेट्रिकल फिगर या फिर सरफेस को बनाए। ठीक है, ओके ओके। क्या लिखा है कि इट वर्क्स ओनली फॉर क्लोज सरफेस। हाँ सर, बता तो दिया आपने। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनक्लोज चार्ज। इनक्लोज का मतलब, जैसा भी मैं बात कर रहा था कि एक चार्ज स्फीयर के अंदर बंद है, तो इस सरफेस पर जो इंटेंसिटी होगी वो सिर्फ इसी चार्ज की वजह से होगी। अगर कोई चार्ज में Q2 बाहर रख दूं तो इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, 0 होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल चार्जेस डू नॉट मैटर। हाँ, अभी बताया कि बाहर के चार्ज का कोई भी लेना देना नहीं है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है कि साइंस, कि अगर मेरे पास चार्ज पॉजिटिव है तो मेरे पास क्या होगा, फ्लक्स बाहर की तरफ होगा। अगर चार्ज मेरे पास नेगेटिव हो जाता तो फ्लक्स क्या होता, इनवर्ड हो जाता। हाँ, ये तो हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। शेप से लेना देना नहीं है। अभी तो कह रहे थे सिमेट्रिक, अरे वो सिमेट्रिक में लगेगा भाई। जैसे मेरे पास कोई सरफेस है, अब मैं और बीच में क्या रख दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये क्या करेगा, एक सर्किल बना देगा। ठीक है, अब इन पॉइंट पर, जिन जिन पॉइंट को ये टच कर रहा है, इन पॉइंट पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो ये सरफेस गॉसियन सरफेस बन जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस चार्ज पर या इन पॉइंट्स पर जो इसके अंदर है या बाहर है, उन पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगने वाली, ऐसा नहीं है। हम अगर गॉसियन सरफेस की बात करेंगे वो सिमेट्रिकली रिएक्ट करेगा, लेकिन इसकी शेप से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कि इस पॉइंट पर क्योंकि इसकी डिस्टेंस बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम हो गई। इस पॉइंट पर क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ज्यादा होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरे पास शेप थोड़ी सी डिसओरिएंटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी या गॉस लॉ एक्ट नहीं करेगा। एंड लास्ट क्या लिखा हुआ है, दे आर यूजफुल इन फाइंडिंग सिमेट्रिकल फिगर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सिमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, ओके भैया। तो हम लोग अब एक एक करके इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और एप्लीकेशंस पढ़ने के बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली एप्लीकेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ क्लोज स्फीयर, या फिर हम लोग लिख देते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज क्लोज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब ये कि ऑलरेडी यहां पर सेंटर पर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। जब पॉजिटिव चार्ज रखा है बेटा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जाएगी, बाहर की तरफ जाने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ जाएंगे, से रेडियली आउटवर्ड जाएंगे। अब देखो, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और यही क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर भी नहीं होगा क्या, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पी पर देखूं, तो एरिया वेक्टर भी तो बाहर की तरफ जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर देखूं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका एरिया वेक्टर भी तो बाहर की तरफ जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट आर पर देखूं, है ना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका एरिया वेक्टर भी तो बाहर की तरफ जाएगा, है ना। यानी इस केस में मेरे पास कौन सा क्या स्फीयर है, स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो वहां से मेरे पास जो फ्लक्स निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, EDA। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब अगर मैं गॉस लॉ को इसमें अप्लाई करूं, ये डिस्टेंस यहां इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं, R मान लेता हूं, और ये पॉइंट को मैं O मान लेता हूं। ठीक है, मुझसे कहा जा रहा है इस O पॉइंट पर गॉस लॉ की वजह से आप फ्लक्स बताइए, तो ये तो हमको आता है। उस पॉइंट पर गॉस लॉ की, यानी अकॉर्डिंग टू कौन सा, गॉस लॉ, फ्लक्स क्या होता है, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी फ्लक्स है इस चार्ज की वजह से, ये भी फ्लक्स है इस चार्ज की वजह से, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे क्या। यानी मैं कह रहा हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि EDA किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब DA क्या है, एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर कितने निकल के आती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हमको इसके 3 केस पढ़ने हैं। पहला केस तो ये पढ़ लिया, ये केस है मेरे पास नंबर 1, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर।
लेकिन बहुत बार आपसे एमसीक्यू में पूछा गया है कि इनसाइड द स्फीयर बता दो भाई कि स्फीयर के अंदर कितनी होगी। अरे अभी तो पीछे पढ़ के आए थे कि स्फीयर के अंदर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब भी मैं क्लोज सरफेस लूंगा, क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जीरो हो जाती है। फिर थर्ड केस हमसे और पूछेगा कि अगर मैं आउटसाइड द स्फीयर कोई पॉइंट पी ले लूं, है ना, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो बहुत आसान है ना कि अगर ये डिस्टेंस मेरे पास आर था और ये मैं थोड़ा सा कितना बढ़ा दिया, मैंने कैपिटल आर इसको इंक्रीज कर दिया, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, वेरी सिंपल, कितना था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, बस डिस्टेंस में क्या ऐड कर दूंगा, जो मैंने डिस्टेंस ऐड करी है। तो आंसर क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर का होल स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में अगर सेंटर पर एक चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो उसकी वजह से अंदर कितनी इंटेंसिटी होगी, जीरो। सरफेस पे कितनी होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। और सरफेस के बाहर अगर मैं चला जाऊंगा तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाने वाली है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमको जो नेक्स्ट वाली अपनी एप्लीकेशन पढ़नी है वो पढ़नी है लीनियर चार्ज की वजह से। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज मतलब कि मेरे पास एक लीनियर चार्ज है और ये चार्ज पर चार्ज कैसा है, इसके ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं इतना, और ये डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं मैं अपनी, एल मान लेता हूं। ठीक है, अब पहला काम हमको करना है कि इस एल लेंथ के अराउंड एक सिमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करना है। तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया, इधर भी मान लिया। तो ये लाइन है, लाइन के अराउंड जो सिमेट्रिकल फिगर बनेगी, इस पॉइंट के अराउंड जो हमेशा क्या बनती है, सर्किल बनती है ना। इस पॉइंट के अराउंड हमेशा, इस पॉइंट के अराउंड अभी बताया था सिमेट्रिकल फिगर क्या बनेगी, एक सर्किल बनेगी। एक स्क्वायर शीट के अराउंड सिमेट्रिकल फिगर क्या बनती है, क्यूब बनती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। हम्म तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, ऐसे करके एक सर्किल नीचे बनेगा, सर्किल नीचे बनेगा, यहां तक सर्किल बनता हुआ आएगा। और सारे सर्किल को ऐड करूंगा तो ये किसकी शेप ले लेगा, एक सिलेंडर की शेप ले जाने वाला है। ठीक है, ओके। अब इसको ध्यान से देखना, इसकी कितनी सरफेस आपको दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसकी कितनी सरफेस दिख रही है, इसकी आपको एक सरफेस ऊपर की दिख रही होगी, एक सरफेस नीचे की दिख रही होगी। ये देखो, ये सपोज करो कि मेरे पास एक सिलेंडर है, हाँ, तो इसकी एक तो ये वाली सरफेस हो गई, क्या है ये, कर्व्ड सरफेस। एक नीचे का सर्किल हो गया क्लोज सरफेस, एक ऊपर का वाला पार्ट हो गया। तो मेरे पास इस सिलेंडर की कितनी सरफेस है, तीन सरफेस। तो सरफेस तीन है तो एरिया वेक्टर भी कितने लग रहे होंगे, तीन लग रहे होंगे। तो फ्लक्स भी कितनी सरफेस पे लगेगा, तीन सरफेस पे लगने वाला है। जैसे कि मैं इस सरफेस को मान लेता हूं S1, इस कर्व सरफेस को मान लेता हूं S2, और नीचे वाले सरफेस को मान लेता हूं S3। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे करके DS1, है ना। सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इसका भी एरिया वेक्टर क्या निकलेगा, ऐसे करके DS2। और नीचे वाले सरफेस के क्या होगा, ऐसे करके, ये क्या हो जाएगा, DS3। अरे समझो ना भाई कि जैसे मेरे पास ये ऊपर का क्या सर्किल है, इसका तो एरिया वेक्टर है, कुछ ऐसा नहीं जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। हाँ, कर्व सरफेस का देखो किसी इस डायरेक्शन ऐसे होगा, मैं ऐसे घुमाता चला जाऊंगा तो जो एरिया वेक्टर है वो कैसे रहेगा, वो बाहर की तरफ रहने वाला है ना। और नीचे वाले सरफेस के लिए कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहां जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगे ना। ये देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगी, बाहर की तरफ जाने वाली है। ये क्या हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है और सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना है इसमें, 90 डिग्री। हाँ भैया ठीक है, इस पॉइंट पे देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर की तरफ है, ये भी इधर की तरफ है, तो थीटा इसमें कितना है मेरे पास, 0 डिग्री। नीचे की तरफ देखो, यहां पर एंगल कितना बनना है, फिर से कितना बनना है मेरे पास, 90 डिग्री। पहली बात उसको कहा जाएगा कि भैया नेट फ्लक्स निकालो, तो मैंने कहा इट इज फ्लक्स ड्यू टू सरफेस एरिया 1, इट इज फ्लक्स ड्यू टू सरफेस एरिया 2, इट इज फ्लक्स ड्यू टू सरफेस एरिया 3। हाँ ठीक है, अब सरफेस एरिया की वजह से E DS1 cos थीटा
सरफेस एरिया 2 की वजह से ई डी एस टू कॉस थीटा, और सरफेस एरिया 3 की वजह से ई डी एस थ्री कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा मैंने निकाला कि सरफेस एरिया 1 की वजह से कितना 90 डिग्री, तो ये हो गया ई डी एस वन कॉस 90। ओके, ये देखो ये मैंने निकाला 0 डिग्री निकला यहाँ पे सरफेस एरिया 2 के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो ये हो जाएगा ई डी एस टू कॉस 0। एंड लास्ट वाला फिर से कितना है 90, ये हो जाएगा ई डी एस थ्री कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू भी 0, ये भी 0। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट आया इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया 2, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और हमको पता है गॉस लॉ अगर मैं लगाऊं, अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मेरे पास फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दें क्या, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू E डॉट ds, ds कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, कितना होता है जल्दी बता दो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई रेडियस, और एच की जगह क्या लगाएंगे हम लोग एल, क्योंकि हम लोगों ने इसकी लेंथ क्या मानी है एल मानी है। तो यहां पर मेरे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू सारी नीचे 2 पाई आर एल इक्वल टू ई, या तो ये लिखा मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है मैं इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट कर देता हूं। के की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं इसको 4 पाई एप्सिलॉन में कन्वर्ट करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कहीं कहीं पर लिखा मिल जाता है 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर एल। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो 4 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इसकी जगह लिख देंगे के, तो ई मिल जाएगा 2KQ अपॉन आर इंटू एल। इसका प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, जो हमारे गॉस लॉ की थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज शीट, ड्यू टू ए चार्ज शीट। अब हम एक शीट लेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक, ये मैंने एक शीट ले ली और ये शीट पे चार्ज कैसा है, सारा पॉजिटिव चार्ज है। जब चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां से क्या निकल रही होंगी, बाहर की तरफ ही निकल रही होंगी, ऐसे कर, ठीक है निकल रही है भैया, तो क्या करें, हम क्या करेंगे किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक लाइन के थ्रू, एक्सेस लाइन के थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे, सिमेट्रिकल फिगर बनाएंगे। जैसे मैं ये वाले लाइन को पकड़ लेता हूं, ठीक है, इससे जितनी डिस्टेंस यहां लूंगा उतनी डिस्टेंस में क्या लूंगा, इधर की तरफ लूंगा, तो मेरे पास ये इसके अराउंड ये बन जाएगा, और इसके अराउंड कुछ ऐसे बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सिमेट्रिकल फिगर बन जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इस शीट के अराउंड क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस डायग्राम को मैं आपके लिए दोबारा बनाता हूं, ये फिगर ऐसे हो गया, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड हम लोगों ने क्या बना दी है, सिमेट्रिकल फिगर बना दी है। ठीक है, कहां ठीक भैया, थोड़ा सा सही करो इसको, हाँ ओके ओके, कोई दिक्कत, हाँ। अब मेरे पास फिर से ये इसको मैं आर मान लेता हूं, ये पूरी डिस्टेंस को मैं कितने मान लेता हूं, एल मान लेता हूं, तो मेरे पास इसकी सरफेस फिर से कितनी हो गई, 3 सरफेस हो गई ना, एक सरफेस S1 ये हो गई, एक सरफेस कर्व वाली हो गई S2, एक सरफेस ये वाली हो गई S3। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, इधर की तरफ ऐसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, हाँ। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी ये हो गया ds3, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री। सिमिलरली इसका सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर कुछ ऐसे आएगा ds1, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल है वो कितना है 0 डिग्री, और इसका और इस सरफेस का क्या बनेगा ऐसे करके ds2 का। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर मैं फिर से निकालूं कि फ्लक्स नेट कितना होगा, तो सिमिलरली फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1
फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 एंड फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 3 निकलेगा। यहां पे निकलेगा EDS1 cos थीटा प्लस EDS2 cos थीटा और यहां पर EDS cos थीटा 3। ये वाला देखो, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा कितने हैं? 0। S1 और S3 के बीच में एंगल कितना लग रहा है? 0। और सरफेस 2 के बीच में कितना लग रहा है? 90। तो इसको लिखेंगे EDS1 cos 0 डिग्री प्लस EDS2 cos 90 डिग्री प्लस EDS3 cos 0 डिग्री। तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0 और नेट सरफेस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ EDS। ठीक है, हम फिर से कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? अब गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मेरे पास फ्लक्स पाया जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक है, पाया गया। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E सरफेस एरिया। कितना हो जाएगा? 2 पाई R। आर कौन सा? नहीं, ये नहीं लेंगे क्योंकि जो सरफेस एरिया है बेटा, अब किसका लेंगे? सर्किल का लेंगे। अब मैं कर्व सरफेस थोड़ी ले रहा हूं, क्योंकि जो कर्व सरफेस की वजह से जो फ्लक्स था वो तो 0 हो गया। सिर्फ किसकी वजह से बच रहा है? इन सर्किल की वजह से। तो सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 2 पाई R स्क्वायर नीचे चला जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं। तो फिर से अगर एक तो आंसर ये हो सकता है, या अगर मैं फिर से इसको के के लिए कन्वर्ट करूं तो के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर इसको लिख सकता हूं मैं 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। अब 1/4 पाई की जगह क्या लिख दूंगा? के लिख दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल जाएगी? 2KQ अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज शीट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर कैसे काम करता है, और गॉस लॉ क्या होता है और उसकी 3 एप्लीकेशंस क्या होती हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे जहां पर हम लोग इसके सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट PYQ है वो कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।